हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक न्यू टॉपिक की हम आपसे चर्चा करेंगे। और आज हम बात करेंगे जो आर्टिकल जो 20 है, इस 20 आर्टिकल के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, आर्टिकल जो 20 है उसके बारे में और उसकी जो क्लोज है उनके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। और एक आपको इस जो आर्टिकल इसमें एक केस के माध्यम से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम स्टडी कराने वाले हैं। तो लगातार मेरे साथ बने रहे और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, आर्टिकल जो 20 है, ये 20 क्या है आर्टिकल, सबसे पहले देखिएगा इस आर्टिकल का बेस क्या है। देखिए, आपराधिक ठहराए जाने पर संरक्षण। देखिए, अपराधी ठहराए जाने पर आपको क्या है, संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी कहने का मतलब, अपराधी ठहराए जाने पर संविधान ने आपको एक संरक्षण प्रदान किया गया और ये बहुत ही बेहतरीन संरक्षण प्रदान किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रावधान है। देखिएगा, हम बात करेंगे आर्टिकल 20 और उसके 3 जो क्लॉज हैं, यानी कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 और 2 और 3, इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमने इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया देंगे, फिर बाद में इसको बहुत ही अलग से तरीके से पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो आर्टिकल 20 क्लोज फर्स्ट है, यह जो क्लोज क्या है, किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक, देखिएगा, जब तक कि उसे अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया और उस कानून में प्रस्तावित सज़ा से अधिक उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। देखिएगा, इसको ऐसे समझिएगा। देखिएगा, जैसे आपने कोई ऐसा अपराध कर दिया है जो कि उस समय, जिस समय आपको अपराध किया है उस समय ऐसा कोई कानून ही नहीं है, उस जुर्म को करने के लिए सज़ा का प्रावधान करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई अपराध किया है उस समय अपराध किया है जिस समय जुर्म से संबंधित कोई हमारे संविधान के अंदर कोई ऐसा कोई कानून ही नहीं बना है, तो उस अपराधी को अपराध करने के कारण उसको अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। कहने का मतलब है, आपने ऐसा कोई अपराध कर दिया और आपको अगर सज़ा मिले तो सज़ा के लिए संविधान के अंदर उस अपराध का कानून ही नहीं बना हुआ है, तो उस समय आपको अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन आपको पता है, इसके आगे हम बात करेंगे, इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को कोई अपराध कर दिया है और अपराध करने के पश्चात हमारे संविधान में ऐसा कोई कानून ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कानून संविधान है वो एक अमेंडमेंट करेगा और उस अमेंडमेंट के माध्यम से एक न्यू कानून बनाता है और न्यू कानून बनाने के बाद में उसको अपराधी घोषित करके उसको सज़ा दी जाएगी, जिसको हम बूथलक्षी विधायक कहते हैं। तो आगे हम बात करेंगे। देखिएगा, ये तो बात हो गई है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की बात हो गई। अब देखिए, आर्टिकल 2 की बात करेंगे, यानी क्लॉज 2 की, यानी 20 क्लॉज 2 की बात अगर करें, देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं। देखिएगा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई अपराधी है और उसने अपराध कर दिया है तो एक अपराध के लिए उसे एक से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। कहने का मतलब है कि जैसे आपने किसी ने चोरी कर लिया है, सॉरी आपके लिए बात नहीं कह रहा, लेकिन कोई व्यक्ति है ऐसा है, अगर उसने कोई चोरी कर ली है और चोरी करने के पश्चात उसको बार बार उसको गिरफ्तार करके बार बार उसको दंड दिया जाए, वो इससे हमारे संविधान में ऐसी बात नहीं लिखी गई। इसका मतलब आपको संरक्षण प्रदान किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कि कोई व्यक्ति एक से एक अपराध के लिए, यानी कि एक अपराध कर रहा है तो उसके लिए 2 सज़ा उसको नहीं दी जा सकती, एक से अधिक सज़ा उसको नहीं दी जा सकती। तो ये आपका आर्टिकल 20 क्लोज 2 है। देखिएगा, इसके अंदर हम आगे इसको भी अच्छी तरीके से स्टडी करने वाले हैं। देखिएगा, आर्टिकल 20 क्लोज 3 क्या है, यानी कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि अगर आपने नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध कर दिया है और अपराध करने के पश्चात उसको ही स्वयं के बारे में ही उसको गवाही देने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, आपने जुर्म किया है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको बातें समझ में आई है, यानी कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1, 2 और 3। देखिएगा, अब इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, आगे हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसके लगातार नोट्स बनाएगा और इसको अपने जो अभी अपने फ्रेंड है उस फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्या है, देखिए, आर्टिकल 20 क्लोज फर्स्ट, यह क्या है, यह एक भूत लक्ष्यी विधायिका का निषेध करता है। कहने का मतलब भूत लक्ष्यी
विधायिका का निषेध करता है। देखिए भूत लक्ष्य क्या होता है, अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो इसको एक्स पोस्ट फैक्ट लेजिस्लेशन कहा जाता है। देखिए भूत लक्ष्य क्या होती है, ठीक है। देखिएगा इसको हम पहले इसको इसका मीनिंग देखते हैं। देखिएगा ऐसी विधि यानी कि ऐसी विधि ने ऐसा कानून जो अतीतकालीन प्रभाव से लागू हो, अतीतकालीन प्रभाव से लागू हो। और भारत में भूत लक्ष्य विधायिका का निषेध केवल आपराधिक कानूनों के लिए है, यानी कि दीवानी कानूनों के लिए, आपराधिक कानूनों के लिए यानी कि नहीं है, लेकिन दीवानी कानून के हो सकता है। देखिए इसको आप समझिए, ऐसे समझिए क्या होता है भूत लक्ष्य विधायिका। देखिएगा अगर किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध कर दिया है, जैसे मानो आज किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है, और आज देखिएगा आज जैसे तारीख मान लीजिए आप 18-19 मान लीजिए, आप 19 मान लीजिएगा, ठीक है। तो आज 19 तारीख को किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है, और आज जो अपराध उसने किया है उस अपराध के संबंधित हमारे संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं उसको अपराधी ठहरा कर उसको दंड दिया जा सके। तो फिर हमारे संविधान में क्या है कि जो क्या किया जाएगा, उस अपराध के लिए क्या किया जाएगा कि आगे वाली तारीख, जैसे आज उसने अपराध कर दिया और कल हमारे जो विधायिका के माध्यम से उसके लिए एक कानून बनाया जाएगा, यानी कि 19 तारीख को उसने अपराध किया, ठीक है, और 20 तारीख को उस कानून बना लिया है, ठीक है। और फिर उस कानून को फिर जो 19 तारीख में जिसने अपराध किया है उस तारीख से पहले, कहने का मतलब है जैसे 18 है 17 है, उस तारीख से उसको लागू करके फिर उस व्यक्ति को उस अपराध के मामले में उसको सजा दी जा सकती है। तो ये हो गया आपका यानी कि भूत लक्ष्य अपराधी, यानी भूत लक्ष्य क्या, ये भूत लक्ष्य विधायक कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आई, एक बार फिर से समझिएगा। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तारीख किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उस अपराध से संबंधित हमारे संविधान में कोई ऐसा कानून नहीं है जिस उस व्यक्ति को उस अपराध से संबंधित उसको क्या करें, उसको गिरफ्तार करके उसको सजा दी जा सके। लेकिन हमारे जो विधायिका के माध्यम से उस तारीख के बाद में यानी कि जैसे 5 तारीख को उसने अपराध किया और 6 तारीख को उस अपराध से एक विधायक का कानून बनाया जाएगा, और उस कानून को जिसने 5 तारीख ने उसने अपराध किया उसको 4 तारीख को क्या करेगा, उसको लागू करके फिर उसको अपराधी को अपराध घोषित करके उसको सजा दी जा सकती है। तो हाँ, ये हो गया आपका क्या हो गया, एक्स पोस्ट फैक्ट लेजिस्लेशन कहा गया, यानी कि भूत लक्ष्य विधायिका कहा गया। तो डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। देखिएगा इसमें आपको पता है कि जो फौजदारी जो मामले होते हैं, फौजदारी मामलों के अंदर ये जो भूत लक्ष्य कानून लागू नहीं होते हैं, लेकिन जो दीवानी मामले होते हैं जैसे जमीन जायदाद से संबंधित जो भी मामले होते हैं उसमें भूत लक्ष्य हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स अब इसको हम एक केस के माध्यम से हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि दिल्ली के अंदर एक बहुत ही विभत्स घटना हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे निर्भया जो केस था, यानी कि जो गैंगरेप हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उस समय क्या था कि उन जो अपराधी थे, 4 अपराधी थे, उसके लिए जिस तरह उन्होंने अपराध किया उसके लिए उसको ओनली सजा का अपराध था, आजीवन कारावास का था। लेकिन फिर बाद में क्या है कि उस भूत लक्ष्य के माध्यम से एक कानून बनाया जाता है और फिर बाद में उनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। देखिए हम इसको आगे बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा इसको पहले पढ़ेगा, यानी कि जो धारा 376 के तहत, देखिएगा अब इसको समझे, धारा 376 के तहत गैंग रेप में अधिकतम क्या दिया गया, गैंग रेप में अधिकतम सिर्फ आजीवन कारावास का ही काम था, ठीक है। आजीवन कारावास ही उसको सजा दी जा सकती थी। लेकिन बाद में क्या होता है कि निर्भया की मृत्यु के पश्चात हमारे जो विधायिका के द्वारा एक कानून बनाया जाता है, यानी कि जो धारा 376A जोड़कर उसको फिर उन व्यक्तियों को मृत्युदंड दी जाती है। तो इसको हम पहले इस केस को हम डिटेल से पढ़ेंगे। निर्भया के बारे में देखिए, मोस्टली निर्भया उसका नाम नहीं रहता है, उसका नाम दूसरा रहता है। देखिएगा इस घटना को हम डिटेल से देखते हैं। देखिएगा आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि दिल्ली के अंदर एक ये कांड होता है निर्भया, और मोस्टली निर्भया का जो नाम निर्भया नहीं रहता है, उसका नाम ऐसे ही रखा जाता है। देखिएगा जहाँ दिल्ली के अंदर क्या होता है कि 16 दिसंबर 2012 की ये घटना है, और रात का समय था।
एक जो युवती है और युवती का एक फ्रेंड होता है, पुरुष मित्र होता है, वो क्या करते हैं कि एक बस में सफ़र करते हैं, ठीक है। यानी कि उनको कहीं जाना होता है और वो बस में सफ़र करते हैं। जब बस में सफ़र करते हैं तो जो ड्राइवर है और उसके जो अन्य जो दोस्त होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो जो वो जो लड़की है निर्भया और उसका जो फ्रेंड है, जो पुरुष मित्र है, उनसे गलत तरीके की टिप्पणी की जाती है उनके साथ, ठीक है। और गलत तरीके की टिप्पणी की जाती है तो जो पुरुष था और जो ये जो निर्भया थी, तो उनका जो टिप्पणी करते हैं उनका विरोध करते हैं, दोनों मिलकर विरोध करते हैं। लेकिन विरोध करने के पश्चात क्या होता है कि जो ड्राइवर है और उसके जो मित्र साथी हैं, फ्रेंड हैं, वो निर्भया और पुरुष से बहुत बुरी तरह से उनको पीटते हैं, ठीक है। और पीटने के पश्चात क्या होता है कि जो पुरुष था, यानी कि जो उसका फ्रेंड था, यानी कि पुरुष था, उस पुरुष के सिर में लगने से क्या होता है कि ये बेहोश हो जाता है, ठीक है। और बेहोश हो जाने के साथ होता क्या है कि जो निर्भया है वो लड़की थी, उस निर्भया लड़की के साथ इन सभी ने गैंग रेप यानी कि उनके साथ बलात्कार किया जाता है, ठीक है। और बलात्कार करने के पश्चात क्या होता है कि जब इसका बार बार वो विरोध करती है तो उसके साथ ये गैंगरेप की जाती है। इन सभी चार आरोपी थे, उन्होंने तब उसका विरोध करती है। तो फिर क्या होता है कि बलात्कार करने के पश्चात ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं कि जो उस निर्भया है उसकी जो प्राइवेट पार्ट है, यानी कि उस बॉडी का प्राइवेट पार्ट है, उस बॉडी के प्राइवेट पार्ट में क्या करते हैं कि बस का जो एक जैक होता है उस जैक के माध्यम से उसके प्राइवेट पार्ट को बहुत ही क्षति पहुंचाते हैं। और क्षति पहुंचाने के पश्चात क्या होते हैं, ये जो चारों जो दोस्त हैं, मित्र हैं, ये क्या करते हैं, तो ड्राइवर है और उसके जो मित्र हैं वो क्या करते हैं, दोनों जो निर्भया और उसका जो पुरुष मित्र है, उसे दोनों को क्या कहते हैं, किसी सुनसान जगह पे ले जाके क्या करते हैं, उनको गाड़ी से नीचे उतार देते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो जब इन दोनों को क्या है कि फिर एक दिल्ली का एक हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया जाता है। और हॉस्पिटल का नाम है सफदरगंज है एक हॉस्पिटल, वहाँ पर उसको क्या कर दिया जाता है, वहाँ पर उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा दिया जाए। लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं होता है। हालात में सुधार नहीं होने के पश्चात होता यह है कि उनको ये तो देखिए 16 दिसंबर की बात है, फिर उसको 26 दिसंबर 2012 को फिर उनको सिंगापुर भेज दिया जाता है, ठीक है। और सिंगापुर का एक हॉस्पिटल है माउंट एलिजेस्ट है, वहाँ पर इस हॉस्पिटल में क्या है कि उनको इस लड़की को एडमिट कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी हालत में कोई सुधार नहीं होता है। और हालत में सुधार नहीं होने के पश्चात क्या होता है कि 29 दिसंबर 2012 को जो निर्भया है उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और मृत्यु हो जाने के पश्चात 30 दिसंबर को उसको भारत लाया जाता है और भारत में आकर उसका जो अंतिम संस्कार किया जाता है, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ से क्या होता है कि अब पूरे भारत में इस जो ये निर्भया कांड था उसकी बड़ी ही आलोचना होती है। और इसे जो पुलिस प्रशासन है, ये जो पॉलिटी है, वो काफ़ी प्रभावित होती है। देश के अंदर इसके आरोपों को सज़ा देने की मांग की जाती है, कैंडल मार्च किया जाता है, काफ़ी उनकी मतलब विरोध किया जाता है। फिर ये होता क्या है कि फिर क्या है, विधायिका क्या करती है कि जब निर्भया की मृत्यु नहीं होने से पहले उनको सिर्फ आजीवन कारावास ही उनको दिया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में अब आजीवन कारावास दिया जाता है तो ये भूत लक्ष्य फिर यहाँ पे क्या किया जाता है कि फिर उनको आजीवन यानी फांसी की सज़ा सुनाने के लिए फिर अचानक यानी कि सडन फिर एक कानून बनाया जाए, एक विधि बनाई जाती है कानून, और वो है धारा 376 एक जोड़ा जाता है। और 376 के जोड़े जाने के पश्चात उनको फिर मृत्युदंड दिया जाता है। तो ये होती है डियर फ्रेंड्स आपके जो भूत लक्ष्य ही विधायन यानी कि कानून होता है, ठीक है। कहने का मतलब आपको डियर फ्रेंड्स आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप इसको याद रखिएगा कि भूत लक्ष्य में क्या होता है, एक भूत लक्ष्य विधायिका क्या होती है। तो उसको आप ऐसे सुनिएगा, जब कोई अपराध होता है और उस अपराध से संबंधित कोई उस समय कोई कानून नहीं होता है तो फिर सरकार क्या करती है, यानी कि जो विधायिका के द्वारा उसको कानून बनाया जाता है और कानून के तहत उनको फिर सजा, जिस तरह एक जो हमारे निर्भया गैंगरेप हुआ है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया। तो आपको कैसा लगा ये आपको मैंने ये चीज़ बताइए, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और अपने जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, हम आगे की बात करते हैं, ठीक है।
अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं आर्टिकल 20 क्लोज 2 के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि क्या होता है। यह दोहरे दंड का निषेध करता है। दोहरे दंड का मतलब एक अपराध के लिए दो सजा नहीं दी जा सकती आपको। जैसे मान लेते हैं कि आपने चोरी की है, सॉरी फिर वही बात आ गई, ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा चोरी की जाती है और उसको बार बार उसको गिरफ्तार करके उसको दंड दिया, तो ये हमारे जो आर्टिकल 20 क्लोज 2 के अंदर बात कही है कि दोहरा दंड निषेध है, यानी कि एक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को दो बार दंड नहीं दिया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। ओके, भारत में दोहरे दंड की मनाही केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में ही है, यानी दोहरे दंड की जो मनाही है वो क्या है कि न्यायिक दंड के ही सीमित है। प्रशासनिक और विभागीय दंड दिया जा सकता है, यानी प्रशासनिक और विभागीय दंड दिया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो आपका हो गया आर्टिकल 20 क्लोज 2। अब देखिएगा आर्टिकल 20 क्लोज 3 की हम बात करें तो इसमें भी मैंने आपको बता दिया है कि देखिएगा आर्टिकल 20 क्लोज 3 क्या है, यानी कि एक अपराध आपने अपराध किया है, तो अपराध करने के बाद में क्या होता है कि आपसे उस अपराध के बारे में यानी कि जुर्म कबूल करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, यही बात इसमें पढ़ेंगे, देखिएगा, सुनिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, देखिए, अभिसंशय की मनाही करना, आत्म अभिसंशय की मनाही करना होता है। इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त यानी कि जो आरोपी होता है उस आरोपी को अपने ही विरुद्ध, अपने ही जुर्म यानी उसने जुर्म के अपने ही विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि उसको, जैसे कभी कभार होता है ना कि आपने मूवी वगैरह देखते हो, मूवी में क्या होता है कि पॉलिटी बहुत ही पावरफुल होती है और किसी व्यक्ति को उसको जो पुलिस प्रशासन क्या करता है उसको बहुत मारपीट के अपने ही जुर्म में उसको कबूल करवा लेते हैं, बोलते हैं कि आप अपना जुर्म कबूल कीजिएगा। तो आपको शायद पता होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये होता है कि अपने ही विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना, लेकिन अपराध अनुसंधान के लिए साक्ष्य देना है। यानी कि अगर आपको अनुसंधान के लिए साक्ष्य, अनुसंधान यानी कि अनुसंधान होता है, जैसे अब नार्को टेस्ट वगैरह होता है, यानी हस्ताक्षर का नमूना होता है, रक्त का नमूना होता है, ये आपको इसके ऊपर आपको बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हुआ आज हमारा आर्टिकल 20 और 20 के बारे में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। तो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और फिर हम कल मिलते हैं अगले टॉपिक यानी कि आर्टिकल 21 की बात हम करेंगे, 21 की, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है अधिकार, उसकी हम बात करते हैं। तो ठीक है, तो हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। ओके, बाय बाय।